हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टेनो एपिसोड यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो एपिसोड में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आशुलिपि के रोजगार क्षेत्र हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसके ऑप्शन है कार्यालय, न्यायालय, संसद एवं विधानमंडल, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। मतलब आशुलिपि के जो रोजगार क्षेत्र हैं वो है कार्यालय, न्यायालय, संसद एवं विधानमंडल। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें आशुलिपि में पहली पुस्तक कब लिखी गई थी। तो यहाँ पर जो पहली पुस्तक है वो 1588 में लिखी गई थी। पिटमैन सिद्धांत की शुरुआत कब हुई थी। तो 1837 में पिटमैन सिद्धांत की शुरुआत हुई थी। स्लोवन डिप्लोवन की शुरुआत खालिस्तान के लिए हुई थी, तो फ्रांस के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आशुलिपि में कितनी व्यंजन रेखाएं होती हैं। तो 33 व्यंजन रेखाएं होती हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हल्की रेखा से लिखे जाने वाले जो व्यंजन हैं वो हैं कौन से, का और खा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आशुलिपि में कितने स्वर होते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें सही आंसर है ऑप्शन ए 10। फिर इसके बाद हल्के डैश से हम खालिस्तान को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हल्के डैश से हम लघु स्वरों को दर्शाते हैं। ठीक है, फिर आ को हम किससे दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना गहरा बिंदु से। ठीक है, फिर इसके बाद हम ए एक प्रकार का खालिस्तान है, तो क्या है, लघु स्वर है। फिर इसके बाद रेखाओं की दोनों दिशाओं को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, 3 भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यदि स्वर रेखा से पहले आए तो उसे रेखा के किस ओर दर्शाते हैं। तो कोई भी स्वर आता है और वो रेखा से पहले आ जाए तो उसको कहाँ दर्शाते हैं, रेखा के बाईं ओर दर्शाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है किस स्थान पर स्वर का समतल रेखा को काट कर लिखा जाता है। किस स्थान पर स्वर समतल रेखा को काट कर लिखा जाता है। तो कहाँ पर लिखा जाता है, तृतीय स्थान को। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आगे चलें। यहाँ पर द्वितीय स्थान का स्वर समतल रेखा पर कहाँ दर्शाया जाता है। ठीक है, तो द्वितीय स्थान का जो स्वर है वो समतल रेखा पर छूता हुआ है। ठीक है ना। फिर इसके बाद गले में रुकावट के कारण पैदा होने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, तो स्वर कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम बात करें आशुलिपि में दीर्घ स्वर कितने होते हैं। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 6। फिर इसके बाद हम बात करें यहाँ पर दीर्घ स्वर औ को आशुलिपि में किसके द्वारा प्रकट किया जाता है। तो गहरी डैश के द्वारा इसको प्रकट किया जाता है। एक व्यंजन रेखा से प्रकट किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, शब्द अक्षर कहते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें 2 या 2 से अधिक व्यंजन रेखाओं से प्रकट किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संक्षिप्त अक्षर। फिर इसके बाद हम बात करें 2 स्वरों के एक साथ आने पर निम्न में से क्या बनता है। तो इसका सही आंसर है द्विस्वर। फिर इसके बाद किसी बिंदु या डैश से प्रकट होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, शब्द चिन्ह कहते हैं। फिर आता है वाक्यांश निर्माण में है के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर टिक है वो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है टिक। वाक्यांश निर्माण में हूँ के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना वृत्त के साथ टिक। ठीक, फिर इसके बाद हम बात करते हैं आशुलिपि में बहुवचन प्रकट करने के लिए व्यंजन रेखा के आगे क्या लगाते हैं। तो याद रखना गहरा बिंदु लगाते हैं। तावर्ग कितने रूपों में बनाया जाता है। तावर्ग है वो जो 2 रूपों में बनाया जाता है। ठीक है, तावर्ग अकेला होने पर किस ओर बनाया जाता है। ठीक है, जब तावर्ग अकेला हो तो वहाँ पर याद रखना है बाईं ओर हम बनाएंगे। ठीक है, समतल या ऊर्ध्वगामी राला व्यंजन आने पर तावर्ग का कौन सा रूप प्रकट होता है। तो दायां रूप, दायां। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें यहाँ पर ला व्यंजन से पूर्व वा या रा व्यंजन आने पर उसे क्या बनाएंगे। तो याद रखना अधोगामी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मा रा ला डा से पहले यदि हा व्यंजन आए तो उसे किस रूप में बनाया जाएगा, तो डैश। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर शब्द के मध्य या अंत में बिना स्वर के यदि हा व्यंजन आए तो उसे किस प्रकार बनाया जाएगा, तो बिंदु के द्वारा। सा व्यंजनों से पूर्व कोई स्वर होने पर उसे कैसे पढ़ा जाएगा, तो ऊर्ध्वगामी। फिर इसके बाद आता है हा व्यंजन किस प्रकार से बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है, अधोगामी, डैश और बिंदु। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हा व्यंजन अकेला होने पर कैसे बनाया जाता है, तो अधोगामी बनाया जाता है। मा रा ला तथा डा अधोगामी व्यंजन से पहले हा व्यंजन आए तो उसे कैसे बनाते हैं, तो याद रखना डैश से। अंतिम स्वर न होने पर जा का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तो याद रखना वृत्त से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सा वृत्त जब आरंभ में आता है तो किस प्रकार दर्शाया जाता है, तो याद रखना दाएं से बाएं। फिर इसके बाद हम आते हैं आगे चलते हैं यहाँ पर सा जा सा बनाते वक्त रेखाओं के साथ साथ खालिस्तान का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वृत्त का इस्तेमाल किया जाता है। व्यंजन जा के लिए आशुलिपि में क्या प्रयोग होता है, तो याद रखना वृत्त प्रयोग होता है।
ठीक है ना। का व्यंजन के बाद इष्ट आने पर उषे आने पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर छोटे चाप का प्रयोग किया जाता है। बड़ा वृत्त किस ध्वनि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखना श्वा और शश के लिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं छोटे चाप वृत्त का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाएगा, तो षट के लिए किया जाएगा। और फिर इसके बाद आशुलिपि में अनुनासिक स्वर प्रकट करने के लिए स्वरों की जगह क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखना वृत्त इस्तेमाल किया जाता है। वृत्त काम की ध्वनि को आशुलिपि में प्रकट करने के लिए रेखा के सामने क्या लगाया जाता है, तो डैश लगाया जाता है। वक्र रेखाओं पर कौन सा हुक बड़े हुक के रूप में लगाया जाता है, तो याद रखना है ला। फिर शन के स्थान पर यदि शाय आए तो अंतिम वृत्त में क्या जोड़ा जाता है, हुक जोड़ा जाता है, ठीक है ना। और अधिकरण का प्रयोग करते समय वक्त तृतीय स्थान पर आने पर व्यंजन को खाली स्थान पर लिखा जाता है, तो याद रखना है लाइन पर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जब शब्द के अंत में तर तार डर डार आए तब किसका प्रयोग किया जाता है, दुग्नीकरण का प्रयोग किया जाता है। जनता को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखना जारेखा को। जारेखा का प्रारंभिक हुक से पहले सा या सो आने पर हुक की जगह किसका वो है प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो वृत्त का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद बात करें आशुलिपि में गार के लिए रेखाक्षर का क्या किया जाता है, तो दोगुनीकरण कर दिया जाता है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ें, श्रुतलेख लिखने के लिए कागज़ पर यह लिखा होना चाहिए, तो क्या लिखा होना चाहिए, तारीख भी लिखी होनी चाहिए, समय भी लिखा होना चाहिए, बैठक का शीर्षक भी और रेशा भी, ठीक है ना। फिर इसके बाद बात करें हम यहाँ पर श्रुतलेख के वक्त प्राप्तकर्ता के बारे में क्या क्या जानकारियाँ जरूरी हैं, तो यहाँ पर क्या है, पता भी जरूरी है और नाम भी जरूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें यहाँ पर मतलब इसका जो सही आंसर है वो है सी, का और खा दोनों। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे चलें, यहाँ पर पत्र में प्राप्तकर्ता के बारे में क्या जानकारियाँ होती हैं, तो यहाँ पर क्या जानकारियाँ होती हैं, सभी जानकारियाँ होती हैं, नाम भी होता है, पता भी होता है और पदवी भी होती है, ठीक है। प्रेषक के नाम के साथ खालिस्तान भी दिया जाता है, तो क्या दिया जाता है, हस्ताक्षर भी दिए जाते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, टाइप करते समय इनमें से किन अशुद्धियों की संभावना ज़्यादा रहती है, तो किसकी ज़्यादा रहती है, संख्या, क्रमांक और दिनांक, ठीक है। इन सभी की जो अशुद्धियों की संभावना है वो ज़्यादा रहती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रत्येक अधीनस्थ कर्मचारी को उत्तरदायी होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है एक अधिकारी के प्रति। फिर इसके बाद आता है विकेंद्रीकरण में अधिकारी निर्णय लेने का अधिकार देते हैं, किसको देते हैं, वो अपने प्रतिनिधि को। फिर इसके बाद आता है कार्यालय सेवा में केंद्रीकरण का प्रमुख लाभ क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वो है का और खा दोनों। का में क्या है, कार्य का समान प्रवाह व लचीलापन, और दूसरा क्या है, कार्यालय सेवाओं के निष्पादन की लागत में कमी। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, कार्मिक अनुभाग कार्यालय में कौन सा कार्य करता है, ठीक, कार्मिक अनुभाग कार्यालय में कौन सा कार्य करता है, ठीक है। तो कौन सा कार्य करता है, दिए गए सभी कार्य करता है, जैसे कि कर्मचारियों का प्रति चयन और कर्मचारियों का प्रशिक्षण, तरक्की, पदोन्नति, ठीक। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कार्यालय विभागीय का प्रमुख कारण कौन सा है, तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, मतलब विशिष्टीकरण, जिम्मेदारी निश्चित करना, अधीनस्थ कर्मचारियों का निरीक्षण करने की सीमा। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पर कार्यालय प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है, सूचना प्रदान करता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आधुनिक कार्यालय के कार्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में बांटा जा सकता है। कार्यालय प्रबंधक के आधार सूत्र कार्य हैं, तो क्या है, योजना, संगठन, नियंत्रण, मतलब दिए गए सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित सूचनाएं जो डाक से या व्यक्तिगत रूप से पत्रवाहक द्वारा प्राप्त होती हैं या भेजी जाती हैं उसे क्या कहा जाता है, डाक कहा जाता है, ठीक है ना। बाहर से आने वाली डाक की प्रविष्टि किस रजिस्टर में दर्ज की जाती है, तो याद रखना आवक डाक रजिस्टर में, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें यहाँ पर यदि कोई पत्र यदि कोई पत्र एक से अधिक विभागों में से संबंधित है तो पत्र पर लगा दी जाती है, क्या लगा दी जाती है, मार्ग पर्ची लगा दी जाती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद बाहर भेजे जाने वाले पत्र के उत्तर का पहले खालिस्तान तैयार किया जाता है, फिर संबंधित अधिकारी उसका अनुमोदन करता है, तो क्या है इसका सही आंसर, कच्चा पत्र, ड्राफ्ट और टिप्पणी और का और खा दोनों, ठीक है, मतलब कच्चा पत्र और ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें यहाँ पर पत्र मोड़ने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर फोल्डिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। फिर उन फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो फॉर्म का प्रयोग किया जाता है अभिलेख भरने के लिए, सूचना भरने के लिए, निर्देश भरने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फर्मों में सूचना भरी जाती है, फार्मों में जो है सूचना वो भरी जाती है, वो कहाँ भरी जाती है, खानों में, रिक्त स्थानों में, का और खा दोनों में, तो खानों में भी और रिक्त स्थानों में भी, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पहचान के लिए प्रत्येक फार्म को दिया जाना चाहिए, तो प्रत्येक फार्म को नाम, संख्या, नंबर, उपर्युक्त सभी, ये सब दिए जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद कागज़ की किसी किस्म का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पर सही आंसर है उपर्युक्त सभी।
प्रतिलिपियां बनने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? कार्बन पेपर प्रयोग किया जाता है। बारकोड में क्या अंकित होता है? बारकोड में यहाँ पर उपर्युक्त सभी अंकित होता है, निर्माता का नाम, उत्पादन का नाम, वस्तु का मूल्य। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अभिलेख से अभिप्राय किसी संस्था के खालिस्तान से है, तो ये में आता है लिखित परिपत्रों, विलेखों, पत्र व्यवहार, और यहाँ पर आता है उपरोक्त सभी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसी संस्था का प्रबंधन खालिस्तान के आधार पर चलाया जाता है, तो आवश्यक जानकारियाँ आवश्यक ए और बी दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पत्राचार से संबंधित अभिलेखों में शामिल होते हैं, तो ये सर्कुलर, पत्र, सूचनाएं, प्रतिवेदन, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो उपयुक्त सभी। फिर इसके बाद हम बात आगे चलते हैं। खातों से संबंधित अभिलेखों में कौन सा अभिलेख शामिल नहीं है? तो वो है भेजे गए पत्र। फिर इसके बाद हम बात करें व्यापारिक संस्थाओं के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर अन्य व्यापारिक अभिलेखों में सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ पर क्या सम्मिलित होते हैं? उपयुक्त सभी होते हैं, ठीक है ना। वैधानिक अभिलेखों में सम्मिलित होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी, मतलब कंपनी अधिनियम, विक्रय कर अधिनियम और आयकर अधिनियम। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अभिलेख रखने के सिद्धांत किस पर निर्भर करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपको संस्था की आवश्यकता पर, अभिलेख रखने की लागत पर, और अभिलेख कितनी शीघ्रता से मिल जानी चाहिए, और दिए गए सभी। तो इसका सही आंसर है दिए गए सभी। फिर इसके बाद केंद्रीय फाइल व्यवस्था से संस्था को कौन सा लाभ प्राप्त नहीं होता है? तो यहाँ पर फाइलों की प्रतीक्षा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं संदर्भ के लिए भी फाइलों को खालिस्तान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो यहाँ पर एक रंगीन टैग द्वारा, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कौन सा व्यक्ति कार्यालय सचिव कहलाता है? तो जो संस्था के लिए पत्र व्यवहार करने वाला, संस्था का रिकॉर्ड रखने वाला, संस्था की व्यवस्था से संबंधित कार्यवाही करने वाला, ये सारे जो हैं वो कौन कहलाता है? ये व्यक्ति है जो वो सचिव कहलाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। सचिव किसका विश्वास पात्र होता है? तो सचिव जो होता है वो नियोक्ताओं का विश्वास पात्र होता है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा एवं सचिवालय के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर महासचिव कहते हैं। महासचिव का प्रमुख कार्य कौन सा होता है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, संसद की कार्यवाही का संचालन, संसदीय समितियों का गठन, संसद की बैठक का आयोजित करना, ये सभी कार्य किसके होते हैं? महासचिव के होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिए गए सभी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आगे विधानसभा और विधान परिषद में विधानसभा सचिव जिम्मेदार होते हैं, किसके लिए होते हैं? सदन की इकाइयों की सदन की कार्यवाहियों के प्रति, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर राजदूतावास के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं? तो राजदूत कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर निकायों में सभी प्रकार के कार्यों के संचालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता है, तो यहाँ पर मुख्य अधिकारी जिम्मेदार होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सभी सचिवों के लिए अपने कार्य में सहायता के लिए एक विशेष प्रकार कार्य पद बनाया गया है, उस पद को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो है निजी सचिव भी कह सकते हैं, निजी सहायक भी कह सकते हैं, और व्यक्तिगत सहायक भी कहते हैं। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। फिर इसके बाद किसी संगठन में कौन सा विभाग प्रमुख होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए उत्पादन, प्रशासनिक एवं लेखा विभाग, क्रय एवं विक्रय विभाग, दिए गए सभी। तो इसका सही आंसर है दिए गए सभी। फिर इसके बाद इन कार्यालयों में विशेष शिक्षा जरूरत होती है, कार्यालयों में विशेष शिक्षा जरूरत होती है, तो हॉस्पिटल में भी और अदालत में भी, ठीक, विशेष शिक्षा जरूरत होती है, मतलब ये और भी दोनों में, ठीक। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कार्यालय में प्रयोग होने वाली मशीनों के कारण होती है श्रम एवं समय की बचत, कार्यालय के ऊपरी खर्चों में कमी, कार्य की उत्पादकता में बढ़ोतरी। तो यहाँ पर ये सभी होते हैं, तो मतलब इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कार्यालय मशीनों का एक दोष है, तो वो कौन सा है? अधिक पूंजीगत व्यय। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मशीनों को किराए पर लेने का क्या नुकसान होता है? तो यहाँ पर अधिक किराया, ठीक। फिर इसके बाद हम बात करते हैं टाइपराइटर के प्रयोग से लाभ प्राप्त होता है, शीघ्रता एवं सुंदरता से कार्य, हस्तलेखन की अपेक्षा दुगनी गति से कार्य, पढ़ने वाले पर अच्छा प्रभाव। तो ये सभी जो हैं वो दिए गए सभी ये टाइपराइटर के प्रयोग से लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद टाइपराइटर का उद्देश्य क्या होता है? तो शीघ्रता, शुद्धता, स्वच्छता, ये सभी उसके उद्देश्य होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा दिए गए सभी। कार्बन पेपरों की सहायता से एक साथ कितनी प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं? तो यहाँ पर 8 से 10 प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं। फिर इसके वहनीय पोर्टेबल टाइपराइटर का प्रचलन कौन से सन में हुआ था? तो याद रखना 1931 में। डिप्टोफोन की मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यहाँ पर फोनोग्राम के पंचिंग मशीन काम आती है, तो यहाँ पर पत्रों या कागज़ को जोड़ने के लिए। फिर इसके बाद हम बात करें मिलिंग मशीनें कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर पत्र मोड़ने वाली मशीन, पत्र खोलने वाली मशीन, टिकट लगाने वाली मशीन, तो दिए गए उपयुक्त सभी, ये इसका सही आंसर। फिर इसके बाद हम संगठन की दृष्टि से डाक विभाग को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? तो 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। संगठन की दृष्टि डाक की श्रेणियाँ कौन सी हैं? तो वो हैं केंद्रीय डाक व्यवस्था, विभागीय डाक व्यवस्था अथवा विकेंद्रीय डाक व्यवस्था, ए और बी दोनों, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। फिर इसके बाद आवक डाक होती है, तो जो आवक डाक होती है वो कौन सी होती है? कार्यालय में बाहर से आने वाली जो डाकें होती है वो आवक डाक होती हैं, ठीक है। जावक डाक कौन सी होती है? जो कार्यालय में बाहर
जो कार्यालय से बाहर जाने वाली डाकें होती हैं वो आपकी जावक डाक होती हैं, मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं, एक विभाग से दूसरे विभाग में डाक किस माध्यम से भेजी जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए संदेश वाहक, ऑप्शन बी डाक द्वारा। तो यहाँ पर याद रखना इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, मतलब संदेश वाहक द्वारा और डाक द्वारा। ठीक, फिर इसके बाद डाक में कौन से प्रकार के पत्र होते हैं, तो याद रखना यहाँ पर व्यक्तिगत, गोपनीय, निजी सभी प्रकार के पत्र होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिए गए सभी। पत्र लिखने के पता लिखने के लिए कौन सी मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर पता लिखी मशीन का प्रयोग किया जाता है। बीबीपी का पूरा नाम क्या है, वैल्यू पेबल पोर्ट। फिर इसके बाद हम बात करें पिन कोड में कितने डिजिट होते हैं, यहाँ पर तो 6 डिजिट होते हैं पिन कोड में। बैंकों में जमा धन पर क्या मिलता है, बैंकों में ब्याज मिलता है। ठीक है, किसी भी व्यक्तिगत पत्र का प्रमुख कार्य क्या है, तो वो याद रखना सूचनाओं का आदान प्रदान करना, रिकॉर्ड रखना, दो व्यक्तियों में आपसी संपर्क स्थापित करना। ठीक है ना, ये इसका सही आंसर है। व्यक्तिगत पत्र व्यवहार किन के बीच किया जाता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दी गए सभी, मतलब दो व्यक्तियों के बीच, दो दोस्तों के बीच और परिवार के सदस्यों के बीच। निजी या व्यक्तिगत पत्रों को कहा जाता है, तो अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। कौन से पत्र पारिवारिक पत्र कहलाते हैं, तो याद रखना यहाँ पर परिवार के सदस्यों के बीच जो पत्र होते हैं वो पारिवारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है ना, फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सामाजिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं, तो सामाजिक पत्रों के अंतर्गत शुभकामना पत्र भी आते हैं, परिचय पत्र भी आते हैं, निमंत्रण या शोक पत्र भी आते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिए गए सभी। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, कार्यालय से जो पत्र बाहर भेजे जाते हैं उनकी एक प्रति कार्यालय में रख ली जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कार्यालय पत्र। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, कार्यालय प्रति क्यों रखी जाती है, तो जो कार्यालय प्रति है वो क्यों रिकॉर्ड के लिए रखी जाती है, कानूनी कार्रवाई होने पर प्रमाण पत्र के रूप में और भविष्य के संदर्भ के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो दिए गए सभी, ऑप्शन डी। बाह्य पत्राचार किया जाता है, तो बाह्य पत्राचार है वो कैसे किया जाता है, बाह्य पक्षों से, राजकीय विभागों से, अन्य संस्थाओं से। और तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, दिए गए सभी। यह आवेदन पत्र का प्रकार है, तो आवेदन पत्र का प्रकार कौन सा है, अवकाश, नौकरी, बिजली कनेक्शन, ये दिए गए सभी इसके आवेदन पत्र का प्रकार है। फिर सामाजिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना 4 प्रकार के होते हैं।